एक देश एक चुनाव या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब कि जितने भी राज्यों की विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जो है एक साथ करवाया जाना। अभी क्या व्यवस्था है? अभी यह व्यवस्था है कि लोकसभा का चुनाव और राज्यों की विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। एक्चुअली लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, वहीं जो 28 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हर साल 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से देश जो है चुनावी मोड में रहता है, जिसके कारण जनता को, सरकार को जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होने से क्या होगा कि लोकसभा और जितने भी 28 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, उनके विधानसभा के चुनाव एक साथ होने लगेंगे। मैं सिर्फ यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिकाएँ की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान के चुनाव होने हैं। वहीं 2024 में जो है लोकसभा मई और जून में लोकसभा प्लस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव होने हैं। साथ ही साथ जो है अक्टूबर-नवंबर 2024 में जो है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव हैं और साथ ही साथ 2025 जनवरी-फरवरी में दिल्ली के विधानसभा का चुनाव है। मतलब कि ये बोलना है कि हर साल जो है किसी न किसी राज्यों की विधानसभा का चुनाव होता ही रहता है। तो इसकी वजह से जो है 1999 में जेपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने जो है ये सुझाव दिया कि देश में एक देश और एक चुनाव करवाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी होगा देश को। ऐसा नहीं कि यह व्यवस्था जो है अभी लागू हो रही है, यह व्यवस्था जो है आज़ादी के बाद से लागू थी। 1952 से जो है 1967 तक जो है देश में जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होते थे। एक्चुअली 1952 में देश के पहले लोकसभा का चुनाव होता है। उस समय जो है केंद्र में और राज्यों में ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उम्मीदवारों की संख्या कम थी, राजनीतिक पार्टियों की संख्या कम थी, देश में जनसंख्या भी कम थी, जिसकी वजह से यह व्यवस्था लागू करना आसान था। लेकिन क्या अभी यह व्यवस्था लागू करना पॉसिबल है? नहीं, आगे का चर्चा का विषय है। लेकिन 1957 में जो है केरल में अलग पार्टी, कांग्रेस से हटकर अलग पार्टी की सरकार बनने की वजह से कांग्रेस वहाँ आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है और वहाँ की विधानसभा को भंग कर देता है, जिसकी वजह से 1960 में जो है केरल की विधानसभा के अलग से चुनाव करवाने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यह साइकिल ब्रेक हो जाता है और 1967 तक आते आते अलग अलग राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार गिरने लगती है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है कई बार राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन भी लागू कर देता है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगते हैं। लेकिन विधि आयोग और चुनाव आयोग ने कई बार सिफारिश की या फिर अपनी रिपोर्ट पेश की है, सुझाव दिया है कि देश में एक देश और एक कानून, एक चुनाव व्यवस्था लागू करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पे जो है जनता के द्वारा जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव किया जाता है, तो ऐसे देश में जो है क्या एक देश और एक चुनावी प्रक्रिया या फिर व्यवस्था लागू करना पॉसिबल है या नहीं? एक देश और एक चुनाव को लेकर जो है अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग जो है इसके पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। पक्ष में तर्क देने वाले का कहना है कि एक देश एक कानून व्यवस्था लागू, चुनाव व्यवस्था लागू होने से जो है सबसे बड़ा फ़ायदा आर्थिक बचत होगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे चुनावी खर्च हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया द्वारा, और साथ ही साथ चुनावी पार्टियों द्वारा जो है काफ़ी बड़ी रकम जो है चुनावी प्रचार के दौरान खर्च किया जाता है, जिससे एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होने से जो है आर्थिक बचत होगी। दूसरा कहना है कि इससे आचार संहिता, बार बार लगने वाले आचार संहिता से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जो है भ्रष्टाचार में लगाम मिलेगा और बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी गार्ड्स को मूव करना पड़ता है इधर से उधर, और साथ ही साथ जो है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो है चुनावी ड्यूटी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज में प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तो इससे भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जो है आम जनता को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि चुनावी रैली के दौरान जो उनकी रोज़ की गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे आर्थिक बचत कैसे होगी, क्योंकि 2014 के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनावी खर्च था 3,870 करोड़ से भी अधिक। वही राजनीतिक पार्टियों द्वारा 10,000 करोड़ से भी अधिक खर्च
किया गया। लेकिन साथ ही साथ 2019 के जो है चुनावी खर्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 10,000 करोड़ से भी अधिक खर्च किया गया और जो है राजनीतिक पार्टियों द्वारा 50,000 करोड़ से भी अधिक खर्च हुआ। मतलब कि टोटल चुनावी खर्च 2019 में हुआ 60,000 करोड़ से भी अधिक। मतलब कि यह खर्चा जो है चुनावी खर्चा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये सिर्फ मैं लोकसभा चुनावी खर्च की बात कर रही हूँ, सभी राज्यों के विधानसभा के खर्च का कोई हिसाब नहीं है। अभी हमें क्या कराना है कि एक देश एक चुनाव में हमें लोकसभा प्लस 28 राज्यों की विधानसभा प्लस 2 यूनियन टेरिटरी की विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना है। मतलब ऐसे में चुनावी खर्चा कितना होगा इसका कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो है लोकसभा 2019 की लोकसभा चुनावी खर्चा 60,000 करोड़ से भी अधिक रहा है। तो ऐसे में जो है हमें तो 28 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी एक साथ कराने हैं, तो ऐसे में चुनावी खर्चा और भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ईवीएम का खर्चा, वीवीपैट का भी खर्चा, बड़ी संख्या में हमें ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। ईवीएम का खर्चा ही 4,500 करोड़ से भी अधिक बैठता है। साथ ही साथ हर साल इसके मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ जो है ईवीएम का जो लाइफ है वो 15 साल का होता है। मतलब कि हमें 15 साल में सिर्फ 3 बार ही इसे, मतलब 5 साल में सिर्फ 1 बार इसे यूज़ होता है। मतलब 15 साल में जो है सिर्फ इसे 3 बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वही अभी क्या है कि अभी हर साल चुनाव होते रहते हैं तो इससे ईवीएम का यूज़ होता ही रहता है। लेकिन एक देश एक चुनाव लागू होने से ईवीएम सिर्फ 3 बार यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो है आर्थिक बचत कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है, क्योंकि हमें सभी राज्यों के चुनाव भी कराने हैं, लोकसभा के चुनाव भी कराने हैं। अब दूसरा सवाल है आचार संहिता का। आचार संहिता लागू होने से जो है सरकार को नीति निर्णय और योजनाएं लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। जो इसके पक्ष में बात करते हैं, जो एक देश एक चुनाव के पक्ष में बात करते हैं। आचार संहिता तब लागू होती है जैसे ही चुनाव आयोग जो है चुनाव की तिथि लागू करती है या फिर घोषणा करती है, उसके बाद से ही देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। अब बात यह है कि लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, मतलब कि आचार संहिता हर 5 साल में पूरे देश में एक बार लागू होगा। वही जो है राज्यों के चुनाव जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय में होते हैं। 28 राज्यों के चुनाव तो हर साल जो है अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो हर राज्य में एक बार आचार संहिता लगेगा। मतलब कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा को मिलाकर सिर्फ 2 बार आचार संहिता लगाई जा सकती है। और आचार संहिता सिर्फ कब कितने दिन के लिए लागू होती है? सिर्फ या तो 15 दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए, या तो मान लीजिए मैक्सिमम 25 दिन या 30 दिन के लिए। मतलब कि 5 साल में हमें सिर्फ 2 बार आचार संहिता का सामना करना पड़ेगा। तो आचार संहिता लागू होने से बोलते हैं कि नीति निर्णय और योजनाएं लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देश की सरकार के पास, राजनीतिक पार्टियों के पास जो है कितने साल का समय होता है? सिर्फ 2 महीने को छोड़ दे तो हम उनके पास जो है 5 महीने का 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। तो इस टाइम पे वो अपनी नीति निर्णय लें, अपनी योजनाएं लागू करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही चुनावी का दौर आता है तो भारी संख्या में गवर्नमेंट जॉब्स की घोषणाएं होने लगती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होने लगती है। साथ ही साथ ये आप ये बोल सकते हैं कि राष्ट्र का मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा अलग अलग होता है। जैसे कि राष्ट्र का मुद्दा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, वहीं आप राज्यों का मुद्दा देखेंगे या क्षेत्रीय मुद्दा देखेंगे तो अलग अलग होता है। जैसे कि यूपी का मुद्दा या अलग होगा, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान में पानी की समस्या है, पंजाब का मुद्दा अलग होगा, मध्य प्रदेश के मुद्दा होगा, वो क्षेत्रीय मुद्दे पर रहता है। जो राज्यों की विधानसभा जब चुनाव लड़ते हैं कोई भी उम्मीदवार, तो वो क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा उठाते हैं। और जो राष्ट्र की जो सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, वो पूरे राष्ट्र को देख के जो है योजनाएं या फिर अपने चुनावी घोषणाएं करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक साथ चुनाव होने से ना कि राष्ट्र का मुद्दा हावी हो जाएगा क्षेत्रीय मुद्दे पर, और जो है जो जनता है वो राष्ट्र के मुद्दों को देखकर जो है चुनावी अपने उम्मीदवार की चयन करेगा, जिसकी वजह से क्षेत्रीय मुद्दा जो है दब सा जाएगा और क्षेत्रीय उम्मीदवारों को इससे घाटा का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है जवाबदेहिता का। अगर एक बार सरकार चुनकर आ गई तो इससे जवाबदेहिता कम हो सकती है राजनीतिक पार्टियों में, और केंद्र की सरकार में, राज्य की सरकार में वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहेंगे। जैसे ही चुनावी टाइम आएगा तो वो अचानक से उठेंगे और उनके अंदर जवाबदेहिता आ जाएगी। तो 5 साल में एक बार चुनाव होने से सबसे बड़ा घाटा जो है जवाबदेहिता का है। अभी क्या होता है कि हर साल चुनावी मोड में रहता है,
और चुनावी मोड में रहने की वजह से जो सरकार है वो एक्टिव मोड में रहती है। जैसे कि कोई भी राज्य में चुनाव हो रहा है तो उससे क्या होता है कि उससे राष्ट्र की सरकार भी एक्टिव मोड में दिखाई देती है, क्योंकि वो राष्ट्र को भी एक जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं उसकी वजह से राष्ट्र की सरकार भी एक्टिव मोड में दिखेंगी। वो भी चुनाव प्रसार के लिए राज्य में आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, अपनी घोषणाएं करेंगे और राष्ट्र के मुद्दे के भी उठाएंगे, जिससे क्या होगा कि राजनेता भी एक्टिव मोड में दिखाई देगी और जनता भी एक्टिव मोड में दिखाई देती है। उनके अंदर जागरूकता की भावना होती है, चाहे वो राष्ट्र के मुद्दे को लेकर हो फिर राज्य के मुद्दे को लेकर हो। फिर उसके बाद तीसरा सवाल ये बोला जाता है कि इससे जो है जो बड़ी बड़ी संख्या में जो है बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को मूव किया जाता है, क्योंकि देश की सीमाएं संवेदनशील बनी हुई है। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको चुनावी ड्यूटी के दौरान लगा दिया जाता है, जिससे उनकी जवाबदेहिता या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। वो अपने कार्य को छोड़कर चुनावी ड्यूटी में लग जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि साल में एक बार लोकसभा के चुनाव होने हैं, एक ही बार जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को मूव किया जाएगा। अलग अलग राज्यों के चुनाव तो अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है और राष्ट्र की सीमाएं छोटी भी होती है, तो उस टाइम पे हमें कम सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होगी। तो ऐसा जवाब देना कि इससे सिक्योरिटी गार्ड्स को मूव करनी पड़ती है, ये बेतुका तर्क लगता है मुझे। साथ ही साथ जो है भ्रष्टाचार कम होगा। इसे बोलते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अब राजनीति में अपराधीकरण को रोक नहीं पा रही है, तो वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो है भ्रष्टाचार को कैसे रोक लगा सकती है। और साथ ही साथ एक देश एक चुनाव होने से क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगा, या क्या फिर चुनाव के दौरान जो धोखाधड़ी होती है, पैसे की हेराफेरी होती है, उसे रोक पाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर चुनाव आयोग जो है। उसके बाद जो है इसे आम जनता को फ़ायदा बोलते हैं कि आम जनता को जो है चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान या चुनावी कार्यों के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे आम जनता को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और जनता में ये जागरूकता होना चाहिए या फिर जनता जागरूक होना चाहिए कि जो है उन्हें उन्हें कौन सी पार्टी की सरकार चुननी है। और राजनेता को भी एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि आज की जनता जागरूक हो रही है। और बार बार चुनाव होने से क्या होता है कि राजनेता भी एक्टिव मोड में रहता है, आम जनता भी एक्टिव मोड में रहता है और उन्हें अपनी समस्याएं पता होती है, जिसकी वजह से वो सरकार चुनने में अपनी जागरूकता का उपयोग कर पाता है, जिसकी वजह से आम जनता को इससे फ़ायदा होगा और सरकार की जवाबदेहिता भी बनी रहती है बार बार चुनाव होते रहने से। सबसे बड़ा सवाल जो है जवाबदेहिता का है, अकाउंटेबिलिटी का है। अगर एक बार चुनाव होते हैं तो सरकार में और राजनीतिक पार्टियों में जवाबदेहिता की कमी आएगी। साथ ही साथ जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मतदाताओं को अधिक बार जो है आवाज़ सुनने का अधिकार है, अपने प्रश्न रखने का सवाल है, अपने योजनाएं और उनके बारे में जो नीति निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में जानने का अधिकार है। लेकिन वही एक बार चुनाव होता है तो जो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, नेताएं जो है 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि एक बार ही चुनाव हो रहा है, बार बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरा सवाल है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाता है या फिर उसका विघटन हो जाता है, साथ ही साथ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिसकी वजह से लोकसभा को विघटन कर दिया जाता है, उसको भंग कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या जो है सारे स्टेट असेंबली को भंग कर दिया जाएगा या फिर वहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। और जो सिचुएशन 1959 में पैदा हुई थी केरल राज्य में, क्या सेम सिचुएशन होने पर क्या व्यवस्था होगी, इसका कोई अभी तक सुझाव नहीं दिया गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर किसी लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है तो क्या इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि जो विधानसभा का चुनाव आगे बढ़ चुका है किसी राज्य में और किसी विधानसभा का चुनाव अभी पीछे है, उसका चुनाव नहीं हुआ है, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया है, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव तक 2024 में लोकसभा चुनाव तक क्या बाकी विधानसभाओं के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा या किसी के कार्यकाल को कम किया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच मतभेद है और इस मतभेद को अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। वही चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने यह सुझाव दिया है कि एक देश चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि
एक देश एक चुनाव कराने से जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो है संशोधन करने पड़ेंगे। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के प्रक्रियाओं के नियमों में भी संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए 50 राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत है, जो काफ़ी मुश्किल काम है 50 राज्यों का समर्थन हासिल करना, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक दलों में भी एक देश एक चुनाव को लेकर जो है मतभेद की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर हम लोग देखें अमेरिका में चुनाव, तो अमेरिका में जो है चुनाव कराने का दिन फिक्स है, क्योंकि वहाँ जो है हर 4 साल बाद नवंबर महीने के पहले सोमवार के पहले मंगल पड़ने वाला पहला मंगलवार के दिन जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। वहीं जो है सीनेट और प्रतिनिधि सभा का चुनाव जो है 2 से 8 नवंबर के बीच कराया जाता है। लेकिन भारत में यह व्यवस्था लागू नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है, वहीं भारत एक संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि आज़ादी के बाद जो है एक देश एक शासन व्यवस्था तो लागू थी, लेकिन उस समय का सिचुएशन जो है एक देश एक चुनाव तो लागू थी, लेकिन उस समय का सिचुएशन अलग था, क्योंकि उस समय जो है देश की आबादी कम थी, साथ साथ देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या जो है 53 ही थी। उम्मीदवारों की संख्या 1874 उम्मीदवार ही शामिल हुए थे। और जो है 2011 के सूचकांक से करें चुनावी खर्चे का 1951 और 52 के चुनावी खर्चे का तुलना करें, तो 1951 और 52 में सिर्फ 11 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ था चुनावी खर्च में। वहीं जो है आज जो है राजनीतिक पार्टियों की संख्या 53 से बढ़कर जो है 610 हो गई है। साथ ही साथ उम्मीदवारों की संख्या 1874 से बढ़कर जो है 9 से 10,000 हो गई है। और उस समय केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सत्ता हुई करती थी, लेकिन आज राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ रही है। वही राष्ट्रीय दल अलग है, क्षेत्रीय दल अलग है। वही अगर हम लोग बात करें कि एक देश एक चुनाव कराने से जो है सबसे बड़ा दिक्कत जवाबदेहिता का ही आएगा। एक बार चुनाव होने से जो है जवाबदेहिता कम हो जाएगी।